दोस्तों, आज हम हेमीप्लेजिया के बारे में चर्चा करते हैं। हेमीप्लेजिया दो शब्दों से मिलकर बना है। हेमी मीन्स आधा और प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, यानी कि शरीर के आधे भाग में पैरालिसिस का हो जाना। आधा भाग मतलब जो बीच से राइट और बीच से लेफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक मोटर होती है जिसको हम मसल्स हमारी मूव करती हैं, और दूसरी सेंसरी होती हैं जो हम टच या इंजरी होती है उसको अनुभव करते हैं। ये दोनों क्रियाएं कुछ तंत्रिकाओं के माध्यम से होती हैं, और ये तंत्रिकाएं शरीर से निकल करके स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से फिर फाइनली ब्रेन में जाती हैं, और उसी प्रकार से ब्रेन से आने वाली जो हैं उनको मोटर कहते हैं, और ब्रेन में जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उनको सेंसरी या संवेदी कहते हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाओं से ये दोनों कार्य संपन्न होते हैं। मेजर जो एक्शंस हैं वो हमारे ब्रेन में स्थित जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ तीन भाग होते हैं, एक आगे का, बीच का और पीछे का। तो जो अग्र मस्तिष्क है जिसमें मुख्यतः सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो सेरेब्रम मतलब एक सेरेब्रम मेन भाग होता है, उसका कॉर्टेक्स यानी बाहर का भाग, उसमें से ही ये सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं या स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, और इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं और वहाँ से स्पाइनल नर्व के रूप में बाहर निकलती हैं। तो यदि शरीर के किसी भाग में अचानक से कमजोरी का महसूस होना, मतलब कि जो आप जितनी ग्रिप आपकी होती है वो ग्रिप में कम हो जाना, या टच सेंसेशन का चले जाना अचानक से, या झंझनाहट बहुत तेज़ी से होना, अचानक से फ्लशिंग होना, मेमोरी या लॉस हो जाना, बैलेंसिंग ख़राब हो जाना, इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो हो सकती हैं। लेकिन जो पैरालिसिस होता है उसका अर्थ ये है कि ये तीन प्रकार से बेसिकली हो सकता है। एक तो वो जो ऑल ऑफ ए सडन होता है कि व्यक्ति खड़ा है, बैठा है और उसका पूरा एकदम से आधा भाग ने काम करना बंद कर दिया, उसका हाथ नहीं काम कर रहा है, उसका पैर नहीं काम कर रहा है, वो एकदम से फ्लैसिड हो गया, ऐसे लटक गया, उसमें कोई भी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आप देखते हैं कि बॉडी में कहीं भी आप टच करें तो मसल की एक स्पेसिफिक टोन होती है, वो कभी भी फिंगर ऐसे नहीं पड़ी होगी, वो एक रेस्टिंग टोन में होगी, उसमें उतनी टोन होती है चाहे भले ही आप काम कर रहे हो, चाहे लेटे हों चाहे बैठे हों। लेकिन जब वो अचानक से सारी टोन ख़त्म हो जाती है, वो मसल्स काम करना बंद कर देती है, आधे भाग का जो काम करना बंद होना है उसको हम हेमीप्लेजिया कहते हैं, या हाफ पैरालिसिस, हाफ बॉडी में पैरालिसिस होता है। ये अचानक से भी होता है, और ये एक धीरे 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 ग्रेजुअली भी हो सकता है जिसको क्रोनिक कहते हैं, और तीसरी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ट्रांजिएंट या कुछ समय के लिए होता है और फिर रिकवर भी कर जाता है वो। तो इन तीन चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मुख्य जो भाग है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रम में जो कॉर्टिकल पार्ट है वो होता है। तो इसके जब कारणों की बात आती है तो कारणों में जो मुख्य चीज़ होती है, एक तो ये होता है कि जो ब्रेन के अंदर वेसल्स हैं, पर्टिकुलरली आर्टरीज हैं, उनमें उनके फ्लो में कोई रुकावट आना। तो उनके फ्लो में रुकावट कैसे आ सकती है? या तो उनके अंदर खून का थक्का जम जाना। तो मान लिया जाए कि कोई एक आर्टरी है, उस आर्टरी वो एक पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर रही है, इतने पार्ट को, तो वो उसमें यदि थक्का जम जाता है तो इसका अर्थ क्या है कि आगे खून नहीं जाएगा। तो ब्रेन के जिस भाग में खून नहीं जाएगा वो काम करना बंद कर देगा। और ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, इसीलिए बाहर से एक स्कल के द्वारा वो कवर्ड होता है। समझ लीजिए कि जैसे एक सॉलिड घी है, कुछ उस तरीके का होता है। तो उस पार्ट में जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होगी तो वो पार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा, और वहाँ से जिस जिस भाग को सप्लाई हो रही है वो भाग खत्म हो जाएंगे। तो पैरालिसिस में जो लेफ़्ट ब्रेन है वो राइट को कंट्रोल करता है, जो राइट है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि नीचे आकर के जो दोनों फाइबर हैं वो ऐसे डेकोसेट हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है लेफ़्ट का, राइट में चला जाता है। तो राइट में प्रॉब्लम है बॉडी के तो लेफ़्ट वाला इन्वॉल्व है, और लेफ़्ट में प्रॉब्लम है तो राइट वाला इन्वॉल्व है। तो पहला कारण क्या हुआ कि किसी आर्टरी में, ब्रेन की किसी आर्टरी में खून का थक्का जम जाना, या
ब्रेन की किसी आर्टरी में एम्बोलिज्म, थक्के के अलावा कोई और चीज़, चाहे वो एयर है चाहे कोई और चीज़ है, पर्टिकुलरली एयर ही होती है, वो आ जाएगी तो वो भी उतना ही रुकावट डालेगी, उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो पहले को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस यानी कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म हो जाना। ये तीसरी कंडीशन होती है हाइपरटेंशन, जो बहुत ही अधिक जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जो ब्रेन की जो वो आर्टरीज़ हैं उनमें भी प्रेशर बढ़ता है, और यदि वहाँ पे कोई एनोरिज्म है तो वहाँ पे प्रेशर बन के वो वेसल रप्चर करके वहाँ पे क्लोट जमा करके और आगे ब्लड की सप्लाई को बाधित करके भी पैरालिसिस हो सकता है। तो एक तो रुकावट के कारण से और दूसरा हेमरेज के कारण से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब हम ब्रेन में थ्रोम्बोसिस की बात करते हैं तो मान लिया जाए यदि किसी आर्टरी में थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है तो वो प्रारंभ में कुछ लक्षण देता है। बहुत तेज़ी से सिर में दर्द का होना, चक्कर का आना, ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन जो है सामने से आंखों के आगे ब्लरिंग, अंधेरा सा आ जाना या प्रॉपर साफ दिखाई न देना, बोलने में कठिनाई का अनुभव होना, जबान का लड़खड़ा जाना, मेमोरी लॉस होना, इरिटेबिलिटी होना। ये कुछ पहले ऐसे लक्षण मिलते हैं जो समझना चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द ब्रेन। कई बार ये जो पैरालिसिस होता है ये एक ट्रांजिएंट अटैक के बाद आता है, यानी कि अचानक से कुछ समय के लिए बॉडी में नमनेस हो जाती है एक पार्ट में, आधे भाग में। तो ये थ्रोम्बोसिस की बात हो गई, और थ्रोम्बोसिस में सबसे पहले जो पैरालिसिस होगा उसमें जो लिम्ब हैं वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे पहली अवस्था में, बाद में फिर धीरे धीरे उनमें स्पास्टिसिटी आती चली जाती है, जो कि अकड़न आती चली जाती है। और इसमें जो डिस्टल पार्ट है यानी कि जैसे हाथ में फिंगर्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कम इन्वॉल्व होता है। दूसरा मैंने एम्बोलिज्म का उल्लेख किया कि यदि खून के थक्के की जगह कोई वायु या एयर का कोई बबल्स आ जाता है तो वो भी ये सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे मिट्रल वॉल स्टेनोसिस है, और भी अन्य कारणों से जो एम्बोलिज्म बनते हैं शरीर में, या वेन से जो इंट्रावेनस कैनुलेशन किया जाता है वहाँ से एयर चली जाए, तो वो भी जो है ये सब सिम्टम्स इस तरीके के प्रोड्यूस कर देती हैं। दूसरी एक कंडीशन और होती है, क्योंकि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो बेसिकली कैरोटिड आर्टरी से जाती है, तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड दो धमनियाँ होती हैं, और इंटरनल कैरोटिड का इसमें बहुत अधिक रोल होता है। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैं यदि उनमें भी कोई थ्रोम्बस बन जाता है उनमें भी ये समस्या आती है। लेकिन इसमें जो मुख्य लक्षण होता है वो ये होता है, इसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स कहते हैं, कि सडन किसी व्यक्ति को अचानक से खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर पड़ता है, थोड़ी देर में वो रिगेन भी हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो कैरोटिड आर्टरी हैं यदि उनमें आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गई है, यानी कि जो धमनियाँ हैं वो कठिन हो गई हैं या सिकुड़न आ गई है, तो ऊपर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कई बार कम हो जाती है अचानक से, और ब्लड की सप्लाई होने की वजह से ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, और कुछ केसेस में पेशेंट फेंट या कोमा में भी चले जाते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जो हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन होता है, बहुत अधिक ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बढ़ा होता है, उन ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण से यदि ब्रेन में एनोरिज्म है या आर्टरी में से कोई बाहर की तरफ एक आउट पाउचिंग हो चुकी है, तो वो वीक पॉइंट जो होता है वो रप्चर होकर के वहाँ पे हेमरेज होने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और साथ ही साथ कुछ जो इंजरीज़ हैं या सेरेब्रल बहुत तेज़ी से झटका लगने से, कंकशन या कंट्यूजन होने की वजह से भी जो है ये कंडीशंस बेसिकली आ जाती हैं। ब्रेन में इन्फेक्शन या सूजन आने की वजह से, जिसको हम एनकेफेलाइटिस कहते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होती है, हेमीप्लेजिया डेवलप होता है। उसमें हमको जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो ट्यूमर्स हैं, यदि वो कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या सेरेब्रम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है प्रेशर इफेक्ट आने से भी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या देखने को मिलती है। क्रोनिक सबड्यूरल हिमेटोमा यानी कि ड्यूरा मैटर जो होती है, जो लेयर होती है उसके नीचे खून का थक्का जो बहुत लंबे समय तक में बनता है धीरे धीरे हेमरेज होके, वो या एब्सिस का बनना या फिर क्रोनिक
एनकेफेलाइटिस, यानी कि पुराना कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें कि बहुत क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि धीरे धीरे जो है वीकनेस आती चली जा रही है, धीरे धीरे जो है वो उसको चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है एक ब्रेन का एमआरआई अवश्य करना चाहिए, उसको रूल आउट कर लेना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है ट्रांजिएंट, जो थोड़े समय के लिए होती है और फिर रिकवर हो जाती है। उस ट्रांजिएंट कंडीशन में हमको जो कुछ चीज़ें देखनी हैं वो क्या क्या हैं, उसमें तो एक तो पोस्ट एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी के बाद की कंडीशन होती है, उसमें कुछ ट्रांजिएंट समय के लिए होती है। माइग्रेन में कई बार ऐसा हो जाता है। और साथ ही साथ सेरेब्रल ट्रांजिएंट कोई रुकावट हुई और बाद में वो दूर हो गई, जिसको हम सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट्स कहते हैं, उसमें, या अचानक से हाइपरटेंशन में ये प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी सडन जो है ट्रांजिएंट ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। साथ ही डायबिटिक्स में जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, उसमें डायबिटिक कोमा जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो यदि इस प्रकार से कोई पेशेंट आपके साथ आता है तो उसमें डायबिटीज़, उसको शुगर भी देखना चाहिए, उसका हाइपरटेंशन भी देखना चाहिए, और साथ ही साथ यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसका एमआरआई एक ब्रेन का किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कंट्यूजन्स कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ऐसी बहुत जिसमें ब्रेन बहुत तेज़ी से हिलता है, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें, हालांकि बाहर कोई इंजरी ऐसी दिखाई नहीं देती है, तो उस कंडीशन में भी जो है एमआरआई उसका किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हेमीप्लेजिया के लिए कारण होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।